अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस के ऊपर है। अगर हमने अपने इक्विपमेंट को बचाना है तो हमने इन डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये दो डिवाइसेस हैं जो हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं। एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है और एक जो है वो हमारे पास सर्किट ब्रेकर होता है। ये किस तरह से हमारे इक्विपमेंट्स को बचाते हैं, आज इनका वर्किंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे और कुछ इनसे रिलेटेड सीबीटीज भी देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर हम फ्यूज डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फ्यूज डिस्कस करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज डिस्कस करेंगे, सर्किट ब्रेकर्स डिस्कस करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर डिस्कस करेंगे, अर्थिंग क्या होती है, उसका क्या फिनोमेना है, वो क्यों इस्तेमाल की जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। और देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं समराइज करूंगा कि बेसिकली ये जो आपकी क्या कहते हैं सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, पूरे लेक्चर को समराइज करूंगा। सेफ्टी डिवाइसेस को पढ़ते हैं, आइए। डिवाइसेस विच प्रोटेक्ट devices which protect the electrical circuits from excess current are known as safety devices। वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल करंट की जो एक्सेस होता है, जो जाती हो जाती है, जो बढ़ जाता है, उससे हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाती है, हमारे सर्किट को बचाती है, हमारी वायरिंग को बचाती हैं। वो कहलाती हैं जी सेफ्टी डिवाइसेस। एग्जाम्पल फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, ये दो बड़ी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक होती है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, वो हाई वोल्टेज स्पाइक के ऊपर जो है वो सर्किट को ट्रिप कर देती है। तो ये बेसिक जो मोस्ट कॉमन होती हैं, आपने डोमेस्टिकली भी देखी होंगी, ये आज हम पढ़ेंगे। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। अ सेफ्टी डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट सच एज अ फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी बेल्ट और burglar alarm that reduces loss or damage from a fire and incidents। ये सेफ्टी डिवाइसेस, ये जो हमारे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, हमारी सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, हमारे फ्यूजेस होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होती हैं, सारी सेफ्टी डिवाइसेस में आते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड है और हम आज लेक्चर में वही सेफ्टी डिवाइसेस पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डेंजर से, डैमेज से बचाती हैं। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट इज टू हाई। फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है कि जी सर्किट को ब्रेक कर देती है जैसे ही करंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूज जो है बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है और जब करंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो फ्यूज इस तरह के मटेरियल का बना होता है, उसमें अल्मोनियम भी होता है, उसमें टिन भी होता है, उसमें लेड भी होता है, इस खास किस्म के मटेरियल का बना होता है जो बहुत ही कम उसका एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो मेल्ट कर जाता है। हैवी करंट जब गुजरता है तो एक रेटिंग होती है फ्यूज की, उसमें लिखा होता है ये 1 एम्पेयर के लिए, 2 एम्पेयर के लिए, 3 एम्पेयर के लिए। उस स्पेसिफिक रेटिंग से ज़्यादा अगर आप फ्यूज को जो है उसमें से करंट पास करते तो फ्यूज जो है वो क्या होता है जी कि फ्यूज ब्लोन अप हो जाता है, वो जल जाता है, वो बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके जो मेटल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसके बाद जो फ्यूज होता है वो बेसिकली बेकार हो जाता है। और जब वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो सीरीज में सर्किट के साथ लगा होता है, तो उसकी वजह से वो पूरा सर्किट जो है वो आपका बंद हो जाता है। सही है? तो फ्यूज की ये इफादियत है। फ्यूज एक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जब एक ओवरलोड हो गया तो उसके बाद फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट टू शट ऑफ सर्किट व्हेन करंट गेट्स टू हाई। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो कि बेसिकली आपका उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। कुछ सर्किट ब्रेकर्स में बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज होती है और वो बेसिकली करते ही हैं कि वो आपकी जो आपका जो सर्किट है वो ट्रिप हो जाता है। सर्किट ब्रेकर आपके सर्किट की जो ओपन सर्किट बना देता है जब भी उसके अंदर एक लिमिट से ज्यादा उसके अंदर एक्सेस करंट पास होता है तो। और उसके ऊपर भी एक रेटिंग होती है एम्पेयर की, उस रेटिंग के बाद वो फिर ऐसा करता है। पर्पज ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर क्या पर्पज होता है? बेसिकली ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करती हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूजेस प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स। ये इलेक्ट्रिकल फायर्स प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूज नहीं होगा तो सर्किट आपका अगर कोई कंपोनेंट है वो डैमेज हो गया है और उसकी वजह से कहीं शॉर्ट हो गया आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो इतनी ज्यादा जो है ना वहां पर लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा और उसकी वजह से जब करंट का फ्लो होगा तो आपकी वायर हीट करेगी और उसके अंदर आग भी लग सकती है।
तो ये फायर से भी बचाता है। एंड ओवर हीटिंग, जरूरत से ज्यादा वो हीट हो जाएगा आपका जो वायरिंग सिस्टम है, दैट कैन कॉज्ड बाय ओवरलोड ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। ओवरलोड यानी कि जरूरत से ज्यादा करंट वहां से, एक्सेस करंट वहां से पास होता है, ओवर करंट। A circuit breaker is a circuit protection device that's like a fuse। एक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है सर्किट ब्रेकर, ये फ्यूज की तरह होता है। विल स्टॉप करंट इन द सर्किट, करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है। इफ देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्ट, अगर सर्किट में कहीं शॉर्ट है, एक्सेसिव करंट, जरूरत से ज्यादा करंट है, और एक्सेसिव हीट, हीट की वजह से भी वो ट्रिप कर जाता है। अनलाइक अ फ्यूज, अ सर्किट ब्रेकर इज रीयूजेबल। फ्यूज जो है वो रीयूजेबल नहीं होता। अगर बर्न कर गया, मेल्ट कर गया, तो फ्यूज को आपको नया बाय करके, परचेज करके लगाना पड़ेगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर रीयूजेबल होता है, वो ट्रिप हो जाता है, फिर आप उसको ऑन कर दें फॉल्ट को रेक्टिफाई करके, फिर वो काम करना शुरू कर देगा। द सर्किट ब्रेकर डज नॉट हैव ए टू बी प्लेस्ड आफ्टर इट हैज ओपन और ब्रोकन द सर्किट। सर्किट ब्रेकर को रिप्लेस नहीं करना की जरूरत पड़ती है आपको। अगर वो किसी सर्किट को ओपन कर देता है या ब्रोकन कर देता है, किसी को ब्रेक कर देता है सर्किट को, उसके बाद रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसी सर्किट ब्रेकर को आप, उसकी एक लाइफ टाइम होता है, जब तक वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द सर्किट ब्रेकर यू रिसेट इट। आप जस्ट रिसेट करते हैं, वो ऑफ हो जाता है, आप ट्रिप वापस अप कर देते हैं उसको। लेकिन फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के बाद, अगर आप फॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर वो ट्रिप कर जाएगा। सही है। फ्यूजेस क्या होते हैं जी? अब आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्यूजेस आप ये देखें, ये फ्यूजेस हैं और इन पे इनकी रेटिंग लिखी हुई है। सही है। ये कार्ट्रिज टाइप फ्यूज कहलाता है, इन पे भी रेटिंग मार्किंग हुई हुई होती है। ये 3 एम्पेयर के लिए, ये 5 के लिए, 13 एम्पेयर। तो इनकी एक एम्पेयर वैल्यू होती है जिसके अंदर फ्यूजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और एक ऐसे मटेरियल के बने होते हैं कि जो कि जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे मेटल के बने होते हैं। जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट रीच करता है तो हीट के फिनोमेना की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद सर्किट को ब्रेक कर देता है और आपके सर्किट को ओवरलोड से बचा लेता है। और इसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हमने कहीं से फ्यूज उठा के लगा दिया। सही है ना। अगर आपने बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग का फ्यूज लगा दिया है तो वो काम नहीं करेगा, करंट गुजरता रहेगा, आपका सिस्टम जल के राख हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। लेकिन फ्यूज जो है ब्लो नहीं होगा। अगर आपने बहुत कम वैल्यू को लगाया तो बार बार वो ब्लोन अप होता रहेगा। तो फ्यूज को बाकायदा उसकी कैलकुलेशन होती है, जो आगे मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा, उसके मुताबिक लगाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अ फ्यूज is an electrical safety device that operates to provide the overcurrent protection of an electrical circuit। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो ऑपरेट करती है ताकि जब भी ओवर करंट प्रोटेक्शन दे सके। जब भी करंट लिमिट से ज्यादा बढ़ता है, जितने के लिए वो सिस्टम, आपका वायरिंग सिस्टम, आपका सर्किट डिजाइन है, तो फ्यूज जो है वो ब्लोन अप कर जाता है। सही है। इफ टू हाई a current flows, the element rises to higher temperature। जब ज्यादा करंट, हाई करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से एलिमेंट का करंट इंक्रीज करता है, एंड ईदर डायरेक्टली मेल्ट्स, और या तो वो डायरेक्टली मेल्ट कर जाता है, और एल्स मेल्ट्स अ सोल्डर्ड जॉइंट विद इन द फ्यूज। या तो उसके अंदर एक जॉइंट होता है, या तो खुद मेल्ट कर जाता है, या उसके अंदर एक जॉइंट होता है जो कनेक्शन बना रहा होता है, उसको मेल्ट कर देता है, ओपनिंग द सर्किट, और उसकी वजह से सर्किट ओपन हो जाता है। जब सर्किट ओपन हो जाता है तो सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। द फ्यूज एलिमेंट इज मेड ऑफ जिंक। उसका एलिमेंट जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स का बना होता है, टिन का भी बना होता है, जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और अलॉयज, टू प्रोवाइड स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल करेक्टरिस्टिक्स, ताकि वो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल जो उसकी वैल्यू है उसके मुताबिक वो करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर सके। लेड भी यूज होता है इसमें टिन भी यूज होता है। मुख्तलिफ ये मटेरियल्स हैं जिनको मिलाकर यूज किया जाता है, और खास किस्म का एम्पेयर रेटिंग के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। एम्पेयर पे डिजाइन होता है फ्यूज। जब भी आप मांगेंगे तो एम्पेयर का मांगेंगे कि भाई 13 एम्पेयर का फ्यूज दे दो। सही है। तो एम्पेयर रेटिंग होती है फ्यूज की, उसके मुताबिक फ्यूज को आप इंस्टॉल करते हैं। ये आपके पास फार्मूला भी दे दिया हमने ताकि आप आसानी से फार्मूले के जरिए फ्यूज इस्तेमाल कर सकें। सही है। आपको शिकायत ना रहे कि जी आपने फ्यूज तो बढ़ा दिया, आपने ये नहीं बताया कि जी क्या वैल्यू होनी चाहिए फ्यूज की। फ्यूज रेटिंग इज इक्वल्स टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 1.25। 1.25 एक फैक्टर है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। बाकी पावर का वही फार्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, P इक्वल टू VI। ये वही फार्मूला आपको यहाँ नजर आ रहा है। सही है ना। फ्यूज रेटिंग बेसिकली एम्पेयर में होती है, पावर वोल्टेज में होती है, वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स के अंदर होता है। ये अंदर आप ये पावर और वोल्टेज रखेंगे उस डिवाइस की, उस सर्किट की, कितनी पावर उसके अंदर टोटल कंज्यूम हो रही है, डिवाइड बाय उसको वोल्टेज से डिवाइड करेंगे जितने आप
वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस सर्किट के अंदर, तो आपके पास फ्यूज रेटिंग्स आ जाएंगी जब आप उसको 1.25 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूज द नेक्स्ट हाईएस्ट फ्यूज रेटिंग आफ्टर द कैलकुलेशन, जो भी हाईएस्ट रेटिंग होगी, जो आपके पास वैल्यू आई है उससे ज्यादा जो रेटिंग होगी वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल से द कैलकुलेटेड फ्यूज रेटिंग, आपके पास जो आपने कैलकुलेशन की तो फ्यूज रेटिंग कितनी है जी 2.26, तो अब आप कौन सा यूज करेंगे, 3 एम्पेयर यूज करेंगे। से द कैलकुलेटेड फ्यूज रेटिंग इज 4.9, तो आप कौन सा यूज करेंगे फ्यूज जी, 5 एम्पेयर का, सही है ना। तो रेटिंग से जो नेक्स्ट हाई रेटिंग वैल्यू होगी, क्योंकि ये आपके पास फ्यूजेस पॉइंट्स में तो आते नहीं है ये फ्यूज है ना, तो आप अगर आपको 2 आया तो आप ये नहीं कि 2.26 आया तो आप ये नहीं कि आप 2 एम्पेयर लगा देंगे, नहीं, आप 2.26 अगर आई है वैल्यू तो 3 एम्पेयर लगाएंगे, 4.9 आई है तो आप 5 एम्पेयर लगाएंगे, सही है। तो ये फार्मूला आपको बता दिया यहाँ पर फ्यूजेस का कैलकुलेट करने का, ये फार्मूला यूज करके आप फ्यूज जो है वो अपने सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहाँ दिखाया हुआ भी है मैंने, ये देखें, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, सही है, और ये करंट इसमें से पास हो रहा है, इसके साथ एक आयरन लगी हुई है, कह रहा है फ्यूज ओके, फ्यूज बिल्कुल सही है, अलाउज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कैटल वर्क्स, कैटल वर्क कर रही है इलेक्ट्रिक कैटल, और इलेक्ट्रिक कैटल जब काम कर रही है तो जाहिर है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये फ्यूज लगा हुआ है। वायर इन फ्यूज नॉट ब्रोकन, फ्यूज इज ओके, फ्यूज इस वक्त ओके। अच्छा फिर क्या हुआ, जब आपकी इस जगह पर जब आपकी जो आपका सिस्टम था, आपकी जो इलेक्ट्रिक कैटल थी उसने ज्यादा ड्रॉ करना शुरू कर दिया करंट, तो उसकी जो कि फ्यूज की रेटिंग से हाई था, सही है, फ्यूज जो बना हुआ उसकी रेटिंग से हाई था, तो फिर क्या हुआ जी कि वो ब्लोन अप हो गया। वायर इज इन फ्यूज ब्रोकन, वो ब्रोक हो गया, फ्यूज इज हैज ब्लोन, वो ब्लोन अप हो गया। क्या कह रहा है जी, फ्यूज ब्लोन डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो खत्म हो गया, कैटल डज नॉट वर्क, और कैटल फिर काम नहीं करेगी। तो ये मैकेनिज्म है, जब भी आपका हाई करंट जो है वो ज्यादा ड्रॉ करने लगती है कोई अप्लायंस, तो फ्यूज जो है वो उसमें ज्यादा करंट, उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट जब उसमें से पास होता है तो वो मेल्ट हो जाता है, सही है, और करंट के फ्लो को रोक देता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे। The fuse work on the principle of the heating effect of the current. It's made up of thin strip or strand of metallic wire. ये एक स्ट्रिप का बना होता है या एक वायर का बना होता है मेटालिक, विद नॉन कंबस्टिबल मटीरियल, ऐसा मटीरियल होता है जो कंबस्टन नहीं होता, जो जल नहीं सकता। दिस इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स के जो एंड्स होते हैं उनके अंदर कनेक्ट किया जाता है फ्यूज को। द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ आप ये देखें, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है, तो ये आपकी डिवाइस है, इसके साथ ये किस में कनेक्ट किया हुआ है, हमने सीरीज में लगाया हुआ है। When the excessive current or heat is generated, जब भी जरूरत से ज्यादा करंट या हीट जनरेट होती है ड्यू टू हैवी करंट फ्लो इन द सर्किट, हैवी करंट फ्लो की वजह से द फ्यूज मेल्ट्स डाउन, फ्यूज मेल्ट हो जाता है। टू हैवी करंट फ्लो इन द सर्किट द फ्यूज मेल्ट डाउन ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि उसके एलिमेंट का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए वो मेल्ट कर जाता है, एंड इट ओपन्स द सर्किट, और सर्किट ओपन हो जाता है। द एक्सेसिव फ्लो मे लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ वायर एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट, जो एक्सेसिव फ्लो होता है उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है वायर का और करंट का फ्लो बंद हो जाता है। देयर स्ट्रिप्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक and is always connected in series with the circuit to protect from overcurrent in the running cables. ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये मुख्तलिफ मेटल्स के अलॉय से बनी होती हैं और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती हैं ताकि ओवर करंट को ये रोक सकें। लिमिट से ज्यादा अगर करंट जो है वो आपकी वायरिंग में से पास हो रहा है तो वायरिंग हीट हो सकती है, हीट होने के बाद वो बर्न हो सकती हैं, और एक हीटिंग जो है उसकी ओवर हीटिंग हो रही है आपके पास और वो कन्वर्ट हो सकती है फायर इंसिडेंट। तो उससे बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये डिवाइस बनाई गई है जिसको फ्यूज कहते हैं। ये सेफ्टी डिवाइस है और इसका काम ये, क्योंकि ये लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये मेल्ट कर जाती है और उसकी वजह से सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है, ओपन हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता फर्दर, तो ये प्रोटेक्ट कर देती है आपके सर्किट को फ्रॉम डैमेज। तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था। मटेरियल्स आपको बता दिए, अलॉयज ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, ये सारे मटेरियल्स हैं जिनकी ये बनी होती है। आइए फ्यूजेस के ऊपर एक अच्छी सी सीबीटी देखते हैं और फ्यूजेस के वर्किंग प्रिंसिपल को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Electric fuse.
An electric fuse is a device that is used to protect electric circuits and electric appliances against high current caused by short circuiting or overloading due to withdrawal of large current. A fuse is a short piece of wire made of a material of high resistance and low melting point. The fuse wire is an alloy of lead and tin. The two types of fuses that are most commonly used are plug fuse and cartridge. अच्छा जी, ये दो तरह के फ्यूजेस आपको बताए हुए हैं। एक आपके जो है ना सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसको कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं। ये देखिए, ये दिस वन इज द कार्ट्रिज फ्यूज, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये रिवायरेबल फ्यूज पुराने जमाने के आपने देखे होंगे अपने घरों में, पोर्सिलीन के बने हुए, जिसको चीनी मट्टी भी कहते हैं, उसके बने हुए होते थे और इनके अंदर जो है रिवायरेबल कहलाते थे ये अगर इनमें फ्यूज उड़ जाता था तो हम इसमें दोबारा से एक पतली सी जो वायर होती है, स्पेशली वायर हमारे पास होती थी, वो वायर हम दोबारा लगा के बांध के इसको लगा देते थे अंदर। और फिर जब ओवर करंट का इंसिडेंट होता था तो वो वायर मेल्ट कर जाता, फिर उसको रिप्लेस कर देते। ये रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं, इसको प्लग फ्यूज भी कहते हैं, प्लग की तरह कनेक्ट होता है। रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं। दूसरी टाइप कार्ट्रिज फ्यूज है, ज्यादातर अप्लायंसेज में ये कार्ट्रिज फ्यूज लगे होते हैं। सही है। और ये जो है मेन जो आपकी सप्लाई होती थी, आपकी जहां से आपकी एसी सप्लाई आ रही होती है, पुराने जमाने में ज्यादातर ऐसा ही होता था कि ये वाला वहां पर रिवायरेबल ये प्लग फ्यूज होता था। और कार्ट्रिज फ्यूज जो है, ये आपकी जितनी भी अप्लायंसेज है उनमें बाकायदा एक जगह फ्यूज के लिए एक केसिंग सी बनी होती है, उसमें उस फ्यूज को कार्ट्रिज टाइप फ्यूज को इंसर्ट करके उसको क्लोज कर दिया जाता है, उसमें एक नट लगा होता है, तो वो लगा होता है। तो ये हमारे पास ये कॉमनली दो तरह के फ्यूज हैं, और एक रिवायरेबल और एक कार्ट्रिज टाइप फ्यूज है। इसी तरह एक होता है एचआरसी फ्यूज, हाई रप्चर कैपेसिटी, वो 32 एम्पेयर एंड मोर के लिए डिजाइंड होता वो भी सिलेंड्रिकल इन शेप है और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो मोस्ट कॉमन ये दो ही हैं। आगे चलते हैं। Fuse. Plug fuse. The plug fuse consists of two parts, namely the porcelain casing and the porcelain grip. Porcelain casing. It consists of a hollow rectangular block of porcelain in which there are two rectangular brass terminals, T1 and T2. The casing is fixed to a wooden board and the live wire is connected to the terminal T1. There is no direct connection between the terminals T1 and T2, and hence no current will flow from T1 to T2. Porcelain grip. It consists of a solid porcelain block. Two rectangular clamps made of copper are fixed on the porcelain block as shown here. These clamps can fit tightly on the terminals T1 and T2. The fuse wire is fixed in between the copper clamps. When the grip is inserted into the casing, the current flows from terminal T1 to terminal T2 through the fuse wire. The fuse wire that completes the circuit melts if the circuit gets overloaded or short-circuited. This stops the flow of current in the electric circuit. By inserting a new fuse wire in the fuse grip, the circuit gets completed. Cartridge fuse. It consists of two metallic terminals fixed to a holder. A thin length of fuse wire is stretched between these terminals. This type of fuse is used to protect the electrical appliances that are highly sensitive to voltage fluctuations. If by any chance a high current passes through the electric appliance, the fuse wire melts. Hence, an electric fuse is described as a safety device.
आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सर्किट ब्रेकर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी सर्किट ब्रेकर। अ सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम द डैमेज caused by excess current from an overload or short circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, और जैसे ही ओवरलोड होता है यानी कि कोई डिवाइस ज्यादा करंट जो है वो लेना शुरू कर देती है, या कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट मीन्स के अगर जो है वो करंट को कहीं पर सर्किट में लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है तो उस वजह से हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट हो रहा होता है, तो और वहाँ फायर इंसिडेंट भी हो सकता है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो सर्किट ब्रेकर की एक रेटिंग होती है, जैसे उससे जल्दी ज़्यादा जो है उससे करंट वो ड्रॉ करता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादा करंट ड्रॉ, इनफाइनाइट करंट थ्योरेटिकली वहाँ से पास होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये होता है शॉर्ट होता है तो वो फौरन जो है वो ट्रिप कर जाता है, या ओवरलोड कंडीशन होती है, ओवर करंट कंडीशन होती है, लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगती है आपकी कोई डिवाइस, तो क्योंकि और आपको पता है उसकी वजह से आपकी सारी वायरिंग भी हीट अप होती है। अगर डिवाइस में कोई फॉल्ट आ जाता है कभी कभी, उसमें कोई शॉर्ट हो जाता है इंटरनली, तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देती है, और जब ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देती है तो आपकी वायर्स हीट होकर डैमेज हो सकता है वायरिंग सिस्टम। तो अगर उसमें सर्किट ब्रेकर लगा होगा या फ्यूज होगा तो ब्लोन अप हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर है तो वो ट्रिप कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, समझ ले, वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, और जब वो ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो बिकॉज ओवर करंट या ओवरलोड कंडीशन या शॉर्ट सर्किट की वजह से तो करंट का जो फ्लो होगा वो सर्किट में रुक जाएगा। आप अपनी इक्विपमेंट को देखें, उसको सर्विस करें, उसके अंदर उस जगह पर कहीं अगर ओवरलोड कंडीशन जनरेट हो रही है इक्विपमेंट के खराब होने की वजह से, उसको रिप्लेस कर दें या उसके फॉल्ट को रेक्टिफाई करें। उसके बाद जब आप उसको ट्रिप दोबारा ऑन करेंगे तो फिर ट्रिप नहीं करेगा। सही। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर, this is two arrangement of operation of a circuit breaker. There is a two arrangement of operation of circuit breaker, one due to thermal effect of overcurrent and other due to electromagnetic effect of overcurrent. थर्मल इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप ये करती है कि जब भी एक लिमिट से ज्यादा, ये देखें आप, हमारे पास ब्रेकर है जो थर्मल प्रिंसिपल शो किया हुआ है, इसमें ये इसका टर्मिनल है, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट वापस जा रहा है। अब जब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप में से एक लिमिट से ज्यादा, जिसके लिए डिजाइन हुई है करंट की रेटिंग, उससे ज्यादा करंट इसमें से पास होगा, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो क्या करेगी, वो बेंड कर जाती है। और क्योंकि इसमें एक आयरन की रॉड होती है, ये लेयर होती है, स्ट्रिप होती है, और एक जो होती है वो कॉपर की स्ट्रिप होती है, ब्रास की स्ट्रिप होती है, तो उसकी वजह से ये दोनों का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अलग अलग होता है। उसकी वजह से ये जो स्ट्रिप होती है, एक का कम होता है मेटल का, दूसरे का ज्यादा होता है, तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाती है, और बेंड करने की वजह से इसके करंट का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है। और जब करंट का नॉर्मल फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है जी, कि करंट नॉर्मली प्रॉपर्ली फ्लो नहीं करता, और उसके फ्लो की वजह से बेसिकली ये होता है कि आपका जब फ्लो रुक जाता है तो उसकी वजह से आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है और उसमें से फर्दर करंट फ्लो नहीं करता, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट नहीं होता, उसकी वजह से आपकी वायरिंग डैमेज नहीं होती। क्योंकि अगर ज्यादा हैवी करंट आपकी वायरिंग में से फ्लो करेगा, आपकी वायरिंग डैमेज हो जाएगी, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। The thermal operation of the miniature circuit breaker is achieved with a bimetallic strip whenever continuous current flows through the circuit breaker. The bimetallic strip is heated and deflects by bending. थर्मल ऑपरेशन इसका ये होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है, जब उसमें से ओवर करंट, उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो होता है, तो वो क्या करती है, वो फ्लोज थ्रू द सर्किट ब्रेकर, उसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर से फ्लो करता है। ये बनी हुई है, आप देखें बायोमेटेलिक स्ट्रिप, बायो मींस दो इसमें मेटल की लेयर्स होती है, सही है, और वो दो लेयर्स होती है, के ऊपर एक चिपकी होती है, साथ में कनेक्टेड होती है, और जैसे ही करंट ओवर करंट उसके अंदर से फ्लो करता है, लिमिट से ज्यादा करंट उसकी रेटिंग से ज्यादा फ्लो करता है, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड, वो गर्म हो जाती है, एंड डिफ्लेक्ट्स बाय बेंडिंग, और वो डिफ्लेक्ट कर जाती है अपनी डायरेक्शन जो सीधी उसकी करंट के फ्लो के लिए लगी होती है, बनी होती है, उससे वो डिफ्लेक्ट करती है और बेंड कर जाती है।
और जब वो बेंड कर जाती है तो करंट का नॉर्मल फ्लो रुक जाता है। तो सर्किट ब्रेकर में दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक मैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है, एक सोलेनॉइड लगी होती है और एक बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, और दोनों वही काम कर रही होती है कि करंट के फ्लो को ब्रेक कर रही होती है, इसलिए इसको सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बायोमेटालिक स्ट्रिप रिलीजेस अ मैकेनिकल लैच। जो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो डिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वजह से एक मैकेनिकल लैच जो है वो रिलीज होती है। As this mechanical latch is attached to the operating mechanism, it causes two open miniature circuit breaker contacts. उसकी वजह से, क्योंकि ये लैच जो होती है ये मैकेनिज्म के साथ, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के साथ लगी होती है, इसकी वजह से कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर देती है सर्किट ब्रेकर के। बट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशंस होती हैं, क्योंकि बायोमेटालिक स्ट्रिप टेक्स टाइम, जब उसमें से ओवर करंट गुजरता है तो कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक करती है। अगर आप एब्रप्ट चाहते हैं तो फिर वहां पे ओवर करंट की शॉर्ट सर्किट होता है, तो फिर हीटिंग इफेक्ट नहीं भी होता, तो एकदम से सडन आपके पास फौरन आपके पास एकदम करंट जब राइज करता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, करंट बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि इनफाइनाइट आपके पास करंट फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट में, रेजिस्टेंस आपकी थ्योरेटिकली बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो राइजिंग ऑफ द करंट कॉजेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। तो जब करंट एकदम से बढ़ता है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुलिंजर। ये जो आपकी ये असेंबली लगी है, कॉन्टेक्ट्स आपके लगे हुए, पुलिंजर जो होता है इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है विद ट्रिपिंग कॉइल और सोलिनॉइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ये देखिए, ये सर्किट ब्रेकर है, ये इसका आपको समझाया हुआ है, ये आपकी वायर है, लाइव वायर, ये इसका इन है, ये इसका आउट है। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जब इसके अंदर से ओवर करंट पास होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होती है, सडन राइज इन करंट होता है, तो एक इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो आपका कॉन्टेक्ट होता है इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है, और उसकी वजह से द पुलिंजर स्ट्राइक्स द ट्रिप लीवर कॉजिंग द इमीडिएट रिलीज ऑफ द लैच। और पुलिंजर जो है वो स्ट्राइक करता है आपकी क्या कहते हैं लैच मैकेनिज्म को, और उसकी वजह से आपका सर्किट जो है वो, जब ये पुलिंजर स्ट्राइक करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अट्रैक्ट हो जाती है ये कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स दी मैग्नेट, और उसकी वजह से सर्किट ओपन हो जाता है। When the live wire carries the usual operating current, the electromagnet is not strong enough to separate the contacts. जब भी लाइव वायर जो होती है आपकी, आपको नजर आ रही है पिक्चर में लाइव वायर, ये रही, दिस इज योर लाइव वायर। ये क्या कह रहा है, when the live wire carries the usual operating current, जब उसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट होती है विद इन द रेटिंग्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर होती है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेपरेट द कॉन्टैक्ट्स। इलेक्ट्रो आपकी जो इलेक्ट्रो मैग्नेट होती है बन जाती है, देखें आप बनी हुई है, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि ये जो है वो सेपरेट करे कॉन्टैक्ट्स को, वो आपस में जुड़े रहते हैं। इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द अप्लायंस, अगर अप्लायंस में कोई चीज रॉन्ग होती है और वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एंड अ लार्ज करंट फ्लोज, और लार्ज करंट फ्लो करता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल पुल हार्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करता है अपनी अट्रैक्शन, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है तो उसमें अट्रैक्शन होती है, कॉइल जो है उसके अंदर एक मैग्नेट फॉर्म हो जाता है, और क्या करता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल पुट हार्ड इनफ टू सेपरेट द कॉन्टैक्ट्स, ताकि कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाए, एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर दें। द स्प्रिंग देन कीप्स द कॉन्टैक्ट अपार्ट, और ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आगे आ जाता है और ये कॉन्टैक्ट्स को अपार्ट कर देता है, दूर रखता है। फिर आफ्टर द फॉल्ट इज रिपेयर्ड, जब फॉल्ट को रिपेयर कर देते हैं, द कॉन्टैक्ट्स कैन बी पुश्ड बैक टुगेदर, ये कॉन्टैक्ट्स को पुश बैक वापस उनको अपनी जगह पे लाया जाता है, बाय लिफ्टिंग अ स्विच ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर। आउटसाइड जो उसका सर्किट ब्रेकर का स्विच होता है उसको लिफ्ट कर दिया जाता है, वो वापस ऑन हो जाता है। इसको कहते हैं ट्रिप। ट्रिप होना जाना मीन्स कि वो बंद हो गया। आगे चलते हैं, थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर्स। ये बेसिकली जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये थर्मल मैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप का थर्मल फिनोमेना भी हो रहा होता है, और इनके अंदर सोलेनॉइड लगा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, उसका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना भी हो रहा होता है। कंटेन्स टू डिफरेंट स्विचिंग मैकेनिज्म्स, दो इनमें अलग अलग स्विचिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, अ बायोमेटालिक स्विच एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें एक बायोमेटालिक स्विच होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। The bimetallic serves as a means of handling over currents. Bimetallic serve करता है as a means of handling over, ताकि वो ओवर करंट को ही डील कर ले। अगर कहीं ओवर करंट हो, करंट लिमिट से ज्यादा बढ़े
हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाती है। ये देखें आप, यहाँ बायोमेटेलिक स्ट्रिप दिखाई भी है और ये आपको कटा हुए दिखाया हुआ है पूरा। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जैसे ही ये स्ट्रिप जो होती है आपकी ये बेंड करती है तो करंट का फ्लो जो है वो आपके, ये देखें ये टर्मिनल आपका दिया हुआ है, एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल यहाँ दिया हुआ, इनके दरमियान में जब ये जैसे ही बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो हीट होती है और बेंड होती है तो ये अलग हो जाती है और फिर करंट का फर्दर फ्लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, करंट का फर्दर फ्लो नहीं होता। द बायोमेटेलिक स्ट्रिप एज अ सर्व्स ऑफ हैंडलिंग ओवर करंट्स। बायोमेटेलिक स्ट्रिप ओवर करंट को हैंडल करती है, यानी कि करंट जब गुजर रहा है थोड़ी देर वो ज्यादा अमाउंट में वहां से पास करता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कहीं शॉर्ट हो गया आपके अप्लायंसेस में जो उसके साथ कनेक्टेड है, तो ओवर करंट की वजह से वो स्ट्रिप जो है वो आपका जो सर्किट है वो ट्रिप कर जाता है। द मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ द ब्रेकर, द मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ द ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर। मैग्नेटिक पोर्शन होता है ब्रेकर का, उसमें आयरन कोर होती है विद अ वायर कॉइल अराउंड इट, उसके ऊपर एक कॉइल होती है फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अंदर एक सोलिनॉइड होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लोड करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। लोड करंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू पास करता है, जैसे यहाँ पर भी आप देखें कर रहा है, ये टर्मिनल है, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट होगी, एक यहाँ पर होगी लाइव वायर आपकी, है ना, तो करंट पास कर रहा है। तो लोड करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल्स सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट सर्किट करंट्स, ताकि वो शॉर्ट सर्किट जैसे एकदम से अब्रप्ट करंट फ्लो हो, क्योंकि वो तो टाइम लेता है ना हीटिंग इफेक्ट के लिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ये तो जैसे ही जो है वो आपकी लिमिट से ज्यादा एक्सीड करती है करंट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये अट्रैक्ट कर लेता है एक कांटेक्ट को उसके, और जो है ना फ्लो जो है वो करंट का जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप के ये ब्रेकर की वजह से। और जब वो ब्रेकर की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो फिर आपका जो सर्किट है वो पॉसिबल डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक सर्किट ब्रेकर का कट अवे नजर आ रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, बाकी तो सारी चीजें हमें समझ आती हैं, ये जो है समझने की चीज है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ये थर्मल प्रोटेक्शन बायोमेटल, थर्मल प्रोटेक्शन ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, और ये स्ट्रिप जब बेंड करती है तो इसकी बेंडिंग की वजह से जो कॉन्टेक्ट हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और करंट का फ्लो रुक जाता है। तो ये इसमें थर्मल प्रोटेक्शन दी हुई है, और फिर इसके अंदर एक होती है जी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रोटेक्शन होती है, सही है ना। ये आपको यहाँ नजर भी आ रही है ऊपर, ये आपको ये आपका कॉइल आपको नजर आ रहा है, ये मैग्नेटिक प्रोटेक्शन है आपकी, सही ना। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं दिस इज योर मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। अगर आपका कोई इसके अंदर से आपकी कॉइल जैसी शॉर्ट सर्किट होता है तो लिमिट से ज्यादा इसके अंदर जो है वो करंट पास होता है, ये फौरन क्या होता है जी, ये फौरन मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये मैग्नेटाइज होके जो कॉन्टेक्ट है उसको ये अपनी तरफ पुल कर लेता है, और जब पुल कर लेता है तो करंट का फ्लो रुक जाता है। और जब ये कॉन्टेक्ट को अपनी तरफ पुल कर लेता है एक, तो करंट का फ्लो भी रुकता है और ट्रिप भी हो जाता है आपका जो ब्रेकर है। फिर आप उसको दोबारा ऑन कर दें तो वो फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा उसके अंदर। तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में मैग्नेटिक प्रोटेक्शन यूज होती है, वेयरएज ओवर करंट प्रोटेक्ट के अंदर जो है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो हीट अप होती है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से वो पाथ जो है वो बेंड हो जाती है, जिसके से पाथ जो है वो करंट का जो है वो बरकरार नहीं रहता और करंट फ्लो नहीं होता। आइए इसी चीज को एक लेक्चर, एक सीबीटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। Working principle of circuit breaker. The most important thing that circuit breaker is doing is to safely and reliably switches off electrical circuit during abnormal conditions of the network. That means overload condition as well as faulty condition. Under normal working conditions, circuit breaker work when we switch operator manually from position off to position on. Electric current carrying path shown in animation. First incoming terminal, then contact point of moving in fixed contacts, then magnetic coil, then bimetallic strip, then outgoing terminal. All are arranged in series. Under overload condition, the current through the bimetallic strip causes to raise of the temperature of it. The heat generated within the bimetallic is enough to cause deflection due to thermal expansion of metals.
This deflection further releases the trip latch and contacts get separated. The visual indication of this trip can be observed by automatic movement of the operator to off position. In tripping operations, an arc is formed when the contacts start separating. This arc is then forced into arc chute plates, where arc is formed into a series of arcs and at the same time energy extracted and cools it. Closer look how tripping mechanism works. Types of miniature circuit breakers. Miniature circuit breakers are classified into three major types according to their instantaneous tripping currents. They are Type B, Type C, Type D. Type B of miniature circuit breaker. This type of will trip instantly at a rate of 3 to 5 times its rated current. These are normally used for resistive or small inductive loads where switching surges are very small. Therefore, these are suitable for residential or light commercial installations. Type C of miniature circuit breaker. This type of will trip instantly at a rate of 5 to 10 times its rated current. These are normally used for high inductive loads, where switching surges are high, such as small motors and fluorescent lighting. In such cases, Type C are preferred to handle higher value of short circuit currents. Therefore, these are suitable for highly inductive commercial and industrial installations. तो ये थी हमारी CBT रिगार्डिंग द सर्किट ब्रेकर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बात कि किस तरह थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ द बायोमेटेलिक स्ट्रिप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन ऑफ द कॉइल के ज़रिए से आप अपनी अप्लायंसेस को बचाते हैं फ्रॉम डैमेज। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज हमें डिस्कस करना है वो है जी हमारी अर्थिंग। तो अर्थिंग बेसिकली क्या है जी कि हम एक ज़मीन में गड़ा करते हैं, उसके अंदर हम चारकोल, सॉल्ट और मुख्तलिफ लेयर्स डालते हैं, उसके अंदर हम एक मेटेलिक जो है वो पाइप ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं और फिर उससे एक हम वायर लेते हैं और अपनी जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होती हैं जो मेटेलिक बॉडी ख़ास तौर पे जिनकी होती है उनको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि उस मेटेलिक बॉडी में जो भी फाजिल करंट है, किसी फॉल्ट की वजह से उसमें करंट आ रहा है, वो सारा करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिले और वो लो रेजिस्टेंस पाथ से जो है वो अर्थ के अंदर चला जाए ताकि अगर कोई ह्यूमन जो है, अगर कोई पर्सन उस पर काम करने वाला उसको हाथ लगाता है और मिसाल के तौर पे उसने शूज़ नहीं पहने हुए प्रॉपर, तो या शूज़ नहीं पहने हुए या प्रॉपर उस रेटिंग के मुताबिक उसने शूज़ नहीं पहने हुए तरीके से या उसके शूज़ वेट हैं, तो उसकी बॉडी और जो है वो जो करंट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा ना बन जाए। बॉडी जो करंट होगा वो उसकी मेटेलिक जो बॉडी होगी अप्लायंस की, इक्विपमेंट की, उससे होता हुआ उसकी बॉडी में जाएगा और उसकी बॉडी से होता हुआ अर्थ में जाएगा, आपकी ग्राउंड में जाएगा। तो उससे बचने के लिए और आपकी बॉडी जो है वो एक हिस्सा बन जाएगी किस चीज़ का, आपकी बॉडी पार्ट बन जाएगी इलेक्ट्रिकल करंट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, और वो डैमेज हो सकता है। उससे बचने के लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं कि हम उससे बचने के लिए अपने आप को बचाने के लिए उससे हम ये करते हैं कि हम अपनी अप्लायंसेस को अर्थ करते हैं। सही ना, हमारी जो भी पीएमटी से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर से जो हमारे पास आ रही होती न्यूट्रल वायर और फेज वायर आ रही होती, न्यूट्रल वायर भी हमारी बेसिकली उसमें से वो भी अर्थ होती है। तो अगर आप किसी भी डिवाइस को हाथ लगाते हैं, अप्लायंस को हाथ लगाते हैं और उसमें फेज आ रहा है उसकी बॉडी में और वो आपकी बॉडी जो आपने शूज़ नहीं पहने हुए, कोई आपकी ज़मीन पे इंसुलेशन नहीं है, तो बेसिकली आपने एक वायर को हाथ लगाया, करंट जो है वो न्यूट्रल वायर में से या न्यूट्रल उसकी ऊपर अगर आ रहा है, फेज आ रहा है, अगर उस बॉडी के अंदर लाइव करंट आ रहा है, वो आपकी बॉडी के अंदर से पास होगा और वो
ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और उससे आपको बहुत खतरनाक किस्म का करंट भी लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, शॉक लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम जितने भी हमारी मेटालिक बॉडी वाली अप्लायंसेस होती है मोस्टली, उनको एक शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। और वो किस तरह प्रोवाइड करते हैं कि हम जमीन में एक गड़ा करके और उसमें एक पाइप गाड़ के और उस पाइप के अंदर चारकोल और सॉल्ट मिला के और उसके अंदर पानी भी हम डालते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम रहे, रेजिस्टेंस उसकी लो रहे, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहे और रेजिस्टेंस उसकी लो रहे, लो रेजिस्टेंस जगह बनाते हैं और एक जिस बॉडी से लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने मेटालिक बॉडी है किसी अप्लायंस की, उसको आपने लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड किया हुआ है, उसको अर्थ किया हुआ है, तो अगर कोई पर्सनल उसको टच भी कर लेता है तो उसको वो ही मे नॉट बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, उसको करंट इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं होगी, उसकी बॉडी को करंट अपना उसकी बॉडी के अंदर से पाथ नहीं बनाएगा। सही है, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। ग्राउंडिंग अ टूल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम मींस इंटेंशनली क्रिएटिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ दैट कनेक्ट्स टू द अर्थ। ग्राउंडिंग का, इसको ग्राउंड भी कहते हैं, अर्थिंग भी कहते हैं। ग्राउंडिंग और अ टूल, आप किसी टूल को ग्राउंड करना चाहते हैं, आप किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को करना चाहते हैं, ये एक इंटेंशनली आप क्या करते हैं, आप एक लो रेजिस्टेंस पाथ बनाते हैं जो कि अर्थ के साथ कनेक्ट करता है। दिस प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ वोल्टेजेस दैट कुड कॉज एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। इसमें फिर ऐसे वोल्टेजेस नहीं बनते जिससे इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा जो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ग्राउंडिंग इज नॉर्मली अ सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। ये भी एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर होता है जिसके जरिए से आप इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकते हैं लोगों को। इट विल सब्सटेंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। इसकी वजह से इंजरी जो है उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है और डेथ, मरने का रिस्क कम से कम हो जाता है इन केस ऑफ शॉक, अगर शॉक लगता है, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स। जब आप इसको दूसरे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एन इक्विपमेंट ग्राउंड हेल्प्स प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट ऑपरेटर। जो जिस इक्विपमेंट को आप ग्राउंड करते हैं वो प्रोटेक्ट करता है आपके इक्विपमेंट के ऑपरेटर को, ताकि वो ऑपरेट करते हुए उसको कहीं गलत जगह पे हाथ पड़ गया और उसकी बॉडी इलेक्ट्रिकल सर्किट का पाथ बन गई तो उसको तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने इक्विपमेंट की कैबिनेट्स को, उसके मेटालिक केसिंग को आपने ग्राउंड किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, तो इसकी बहुत ज्यादा इम्कानात है कि वो इस इलेक्ट्रोक्यूशन से बच जाए। टू पास थ्रू फ्रॉम द टूल और मशीन टू द ग्राउंड, जो करंट होगा वो पास कर जाएगा किसी टूल या मशीन के अंदर से ग्राउंड के अंदर। दिस एडिशनल ग्राउंड सेफ गार्ड्स द ऑपरेटर। ये जो ग्राउंड होता है ये ऑपरेटर को सेफ गार्ड करता है। इफ अ मेल फंक्शन कॉजेज द टूल्स मेटल फ्रेम टू बिकम एनर्जाइज, अगर कोई मेल फंक्शन, कोई खराबी ये करे कि आपके जो टूल है या आपकी जो इक्विपमेंट है उसकी मेटल फ्रेम को एनर्जाइज कर दे, द रिजल्टिंग फ्लो ऑफ करंट में एक्टिवेट द सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस। और ये जो फ्लो ऑफ करंट होता है इसकी वजह से जो आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे ग्राउंड फोर्स सर्किट इंटरप्टर जो होता है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो मेटालिक ऑब्जेक्ट था, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था, इसको जी इन्होंने अर्थिंग नहीं किया हुआ था, तो पर्सन ने आके इसको छुआ, फॉल्ट करंट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी, तो वो उसकी ह्यूमन बॉडी में से पास होने लगा। और क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल वायर जो होती है वो ग्राउंड होती है, जहां से आ रही होती है मेन जगह से, सप्लाई से आपके पास आ रही होती है, वहां से ग्राउंड होती है, तो वो न्यूट्रल सप्लाई जो है, जो ट्रांसफार्मर होता है, वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जहां से हमारे पास पीएमटी से आ रही होती है वहां ग्राउंड होती है। तो अगर आप टच करेंगे और एक पाँव आपका जमीन पर हो गया, आपके पाँव जमीन पर होंगे और आप मेटालिक बॉडी को टच करेंगे और आपके पाँव में कोई रबर शूज नहीं है या प्रॉपर कोई रबर मैटिंग नहीं है, नीचे लेयर नहीं है, तो आप जो है वो किसका हिस्सा बन जाएंगे, आप इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा बन जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी बॉडी में से पास करेगा। ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये फॉल्ट करंट जा रहा है, सही है, और वो आपकी बॉडी में से पास करेगा और फिर जो भी पर्सन उसको छू रहा होगा वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा। ओनली बिकॉज यहाँ क्या फर्क है, प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे अर्थिंग नहीं हुई हुई, सही है, या ग्राउंडिंग या अर्थिंग नहीं हुई हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे आपने ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अपना, इसको क्या किया हुआ है, फॉल्ट करंट पासेस थ्रू दी अर्थिंग, ये आपने उसको अर्थ किया हुआ है यहाँ पे। और अर्थिंग करने की वजह से क्या हुआ कि पर्सन था
पर्सन आया, उसके पाँव में जो है वो शूज भी नहीं थे, लेकिन उसने उसको टच किया, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ दिया हुआ है ग्राउंड के तक, अर्थ तक, तो उसकी वजह से वो जो करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ हमेशा फॉलो करता है, वो चला गया जी, ग्राउंड में चला गया, ये देखे जा रहा है फॉल्ट करंट। और पर्सन की ने उसको टच भी किया, लेकिन उसकी बॉडी में से उसने जो है वो पास नहीं किया, उसकी बॉडी को उसने करंट का करंट का हिस्सा नहीं बनाया, सर्किट का हिस्सा नहीं बनाया, नहीं बनी उसकी बॉडी, और उसकी बॉडी में से करंट पास नहीं हुआ, और वो पॉसिबल इलेक्ट्रिक शॉक से बच गई। तो ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए अर्थिंग की जाती है ताकि पर्सन को, जो भी उस पर काम कर रहा है ऑपरेटर इक्विपमेंट पे इलेक्ट्रिकल, वो पॉसिबल शॉक से अपने आप को उसको बचाया जा सके। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे एक सीबीटी देखते हैं अर्थिंग की, और समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थिंग होती क्या है। To make earthing, a 2 to 3 meter hole is dug in the ground near the house. अगर आप अर्थिंग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 मीटर होल जमीन के अंदर डग करते हैं, और फिर उसके अंदर खास किस्म के मटेरियल्स डालते हैं, चारकोल और सॉल्ट। आइए देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप। A thick copper plate, roughly half meter by half meter, this is welded to a thick copper rod. The plate is covered with a mixture of charcoal and salt to make good connection with earth. The copper rod is protected by a hollow insulating pipe to safeguard life in soil and accidental touching by humans. The plate and rod are then buried in the ground. The copper rod is connected to the house and is called the earth. Electrical power from substation is supplied to house through a live wire and a neutral wire. This is a schematic of an electrical circuit with an appliance in the house. Here, there is no earthing. The live wire carries current from the source, example the battery, to the appliance, and the neutral wire carries it back to the battery. But in a faulty appliance, if the circuit comes in contact with a metal body, it causes an electric shock to the person touching it. To prevent this, the metal casing is connected to the earth wire. Now, if there is a fault in the appliance, the electric current flows from the metallic body into the ground or earth. This prevents electric shock. In an electric plug, we have a live, a neutral, and an earth connection. These make connection to the appliance and also to the mains. ये थी हमारी सीबीटी रिगार्डिंग अर्थिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कैसे अर्थिंग इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन करती है। और कोई मेटालिक बॉडी है और उसके अंदर आपने अर्थिंग नहीं की हुई है, उसमें लाइव भी आ रहा है, उसमें न्यूट्रल भी आ रहा है, और लाइव कहीं से कनेक्ट होता रहता है, जाके लाइव वायर उसकी मेटालिक बॉडी से कनेक्ट हो जाती है। तो पर्सन जो है अगर मेटालिक बॉडी को टच करेगा तो उसकी बॉडी से पाथ बनेगा, और वो आपका वो ग्राउंड के ऊपर अगर खड़ा हुआ है तो वो उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और अगर
आपने उसको मेटालिक, आपने बॉडी है उसको आपने पहले से अर्थ किया हुआ है, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है आपने, जिस तरह आपको बताया गया किस तरह से जमीन के अंदर हम एक कड़ा करते हैं 2 से 3 मीटर, उसके अंदर हम चारकोल सॉल्ट फिल करते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर हम एक प्लेट रखते हैं कॉपर की, और कॉपर की उसमें एक रॉड जो है ना जमीन के अंदर रखते हैं, लगाते हैं, और उसके ऊपर फिर हम एक प्रोटेक्शन पाइप लगाते हैं और उस मट्टी को बंद कर देते हैं और उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं अपनी अर्थिंग वायर को। तो अगर अर्थिंग की भी होगी आपने अपने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की, मेटालिक अप्लायंसेस की, जो जिनकी केसिंग मेटालिक है, इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल जो मेटालिक उसकी केसिंग है, तो वो फिर जब पर्सनल ऑपरेटर जो उसको ऊपर काम कर रहा है उसको टच करेगा तो पाथ जो है वो पहले से लो रेजिस्टेंस पाथ उसको मिला हुआ है फॉल्ट करंट को, तो जो भी फॉल्ट करंट जनरेट हो रहा होगा वो सारा उस लो रेजिस्टेंस पाथ से ग्राउंड में चला जाएगा और उस ह्यूमन बॉडी जो है वो जो उसको टच कर रहा है ह्यूमन, उसकी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा नहीं बनेगी और इस तरह आप उसको पॉसिबल इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेंगे। आगे चलते हैं स्लाइड पे। आज के लेक्चर की समरी को पढ़ते हैं। आज हमने बेसिकली सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। Devices which give protection to electrical circuits from excess current are known as the safety devices. वो devices safety devices कहलाती हैं जो कि excess current से, जरूरत से ज्यादा जो करंट होता है, ओवर करंट, ओवरलोड कंडीशन जो होती है उससे बचाती हैं हमारे सर्किट को, हमारे वायरिंग सिस्टम्स को, हमारे इक्विपमेंट्स को, वो कहलाती हैं जी सेफ्टी डिवाइसेस। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है विच ब्रेक्स द सर्किट, जो सर्किट को ब्रेक कर देती है अगर करंट बहुत हाई होता है, तो वो बेसिकली उसकी रेटिंग होती है, उससे जैसे ही हाई करंट फ्लो करता है फ्यूज ब्लोन अप हो जाता है। सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करता है टू शट ऑफ सर्किट व्हेन करंट गेट्स टू हाई। जब करंट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ओपन कर देता है, ताकि आपकी जो इक्विपमेंट है वो डैमेज ना हो जाए ड्यू टू ओवरलोड या फिर ड्यू टू कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। ट्रिपिंग के लिए उसके अंदर दो मैकेनिज्म यूज होते हैं, एक होता है जी थर्मल, एक होता है थर्मल प्रोटेक्शन, एक होती है जी बायोमेटेलिक जिसको कहते हैं, और एक होती है जी मैग्नेटिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। तो ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू क्लास।